दोस्तों, क्या आपको मालूम है बिहार, जिसे पहले मगध के नाम से जाना जाता था, जो पूरे भारतवर्ष पर राज करता था, जिसकी प्रशंसा विदेशी यात्री करते थे, वह बिहार आज इतना गरीब कैसे हो गया? कैसे गरीब राज्यों की सूची में वह सबसे अमीर राज्य आ गया? चलिए इसी को आज जानते हैं। पहला कारण है जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा अंग्रेजों ने लागू किया था और इस प्रथा में उन्होंने यह तय कर दिया था कि सभी को हर साल इतना लगान देना होगा। अगर कोई लगान ना दे पाया तो उसकी सारी ज़मीनें जब्त कर ली जाएगी। ज़मीन ना होने के कारण अपनी जीविका चलाने के लिए उसे दूसरों के यहाँ खेती करनी पड़ती, कहीं और मजदूरी करनी पड़ती। मजदूरी से कितना पैसा मिलेगा यह हम सब जानते हैं। इसे आप एक रिपोर्ट के साथ समझ सकते हैं। 2003 में एक रिपोर्ट आई थी कि बिहार में 33% परिवार, एक दो नहीं 33% परिवार ऐसे हैं जिनके पास खेती के लिए एक ज़मीन तक नहीं है। बस इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास बहुत ही कम खेती की ज़मीन है। कम ज़मीन का मतलब कम उत्पादन, कम उत्पादन का मतलब कम इनकम, कम इनकम का मतलब होता है कम डेवलपमेंट, मतलब उनका विकास बहुत ही धीरे-धीरे होगा, बहुत ही कम होगा। दूसरा कारण है जियोग्राफिकल डिसएडवांटेजेस, अर्थात बिहार सभी ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है। इसका कोई भी हिस्सा समुद्र को नहीं छूता, जिससे इसके वस्तुओं की कीमत समुद्री राज्यों में बनी वस्तु की कीमत से बहुत ही अधिक हो जाती है। अब आप कहेंगे कि कीमत अधिक कैसे हो जाती है? तो अगर कोई वस्तु बिहार में बने और वही वस्तु अगर आंध्र प्रदेश में बने तो बीच में कोई ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आएगा, वही वस्तु की कीमत को महंगा कर देता है, जिसके कारण विदेशी व्यापारी बिहार में बनी वस्तुओं के बजाय समुद्री राज्यों में बनी वस्तुओं को खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वह उनको यह सामान सस्ता पड़ता है। इसे आप इस आंकड़े के साथ समझ सकते हैं। भारत का जो निर्यात होता है उसमें से 65% केवल 5 राज्य मिलकर करते हैं। वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तेलंगाना। इसमें भी तेलंगाना की हिस्सेदारी मात्र 6.4% है। यहीं एक दूसरा आंकड़ा भी देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट स्टेट, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम मिलकर मात्र 3% वस्तुओं का निर्यात करते हैं। मिलकर, अलग अलग नहीं, मिलकर मात्र 3% वस्तुओं का निर्यात करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? समुद्र से दूरी। अगला कारण है फ्रंट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो भारत सरकार ने 1952 यानी 1952 में लाया था तथा कहा था कि इससे देश के हर हिस्से का विकास बराबर बराबर होगा। अब आप सोचेंगे कि भाई इसमें ऐसा क्या था? इसमें था कि आप किसी भी राज्य के कोई भी संसाधन निकाल कर किसी भी दूसरे राज्य में ले जा सकते हैं। इसको ले जाने का खर्च आपको नहीं देना होगा, इसका खर्च सरकार उठाएगी। इससे हुआ क्या कि कंपनियां किसी राज्य से संसाधन उठाती और उसे समुद्र किनारे बसे राज्यों में ले जाती, जहाँ वहाँ पे अपने कारखानों में इस्तेमाल करती। समुद्र के किनारे क्यों ले जाती भाई? क्योंकि वहाँ से उसको निर्यात करना आसान होता, उसको वो सस्ता पड़ता। अगर वही सामान अगर वो बिहार से ले जाएगा तो वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि बीच में आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का खर्च। ऐसा नहीं है कि इस नियम का नुकसान सिर्फ बिहार को हुआ, इसके साथ साथ बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल जैसे राज्यों को हुआ तथा इसका फायदा किसको हुआ? महाराष्ट्र जैसे समुद्री राज्यों को, जो समुद्र के किनारे बसे हैं। और यह नियम 1993 तक चलता रहा। सोच लीजिए, 1993 तक चलता रहा। उनसे पहले उनको यह अकल नहीं है कि इससे देश का नुकसान हो रहा है। अगला कारण है बाढ़। बाढ़ हर साल बिहार का हजारों करोड़ रुपए का नुकसान कर जाती है। इसे आप कुछ आंकड़ों के साथ समझ सकते हैं। 76%, 76% हिस्सा बिहार का बाढ़ प्रभावित है। देश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 16.5% हिस्सा बिहार का है। बाढ़ से प्रभावित होने वाली कुल आबादी में 22% हिस्सा बिहार का है। हर साल 200 करोड़ से ऊपर की रकम तटबंधों की मरम्मत के लिए दी जाती है, मगर ये कहाँ जाते हैं किसी को नहीं मालूम, क्योंकि तटबंधों की मरम्मत तो होती नहीं है। अगर इसी 200 करोड़ रुपए का इस्तेमाल सही ढंग से होता, सही काम के लिए होता, तटबंधों की मरम्मत के लिए होता, तो बिहार का हजारों करोड़ रुपया हर साल बचता, जिसे हम किसी विकास के कार्य में लगा सकते थे। अगला कारण है केवल सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों? बिहार में लोगों को सरकारी नौकरी के पीछे ज़्यादा भागने की आदत है, क्योंकि इसमें नौकरी लगने के बाद नौकरियां सुरक्षित हो जाती हैं, जो प्राइवेट में नहीं होती। इसके साथ रुतबा बढ़ेगा, भाई इसकी सरकारी नौकरी है, शादी में दहेज ज़्यादा मिलेगा, भाई लड़के की सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी में कितनी सीटें होती हैं हम सबको मालूम है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब भाई जिनको मिल जाती है मिल जाती है, जिनको नहीं मिल पाती मुसीबत तो उनके लिए हो जाती है ना। अब भाई नौकरी तो मिली नहीं तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें इनकम कम हो, कम रुपया में पैसा मिलता हो, मजबूरी में करना पड़ेगा। भाई जीवन चलाने कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगला कारण है किसानों के पास ज़मीन ही नहीं है। मतलब बिहार की खेती लायक ज़मीन में 21% ज़मीन का हिस्सा
केवल 2% लोगों के पास है। सोच लीजिए, 21% ज़मीन का हिस्सा केवल 2% लोगों के पास है, और 33% लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है या फिर नाम मात्र के लिए ज़मीन है। भाई, जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, जिनके पास बहुत ही कम ज़मीन है, तो उनके पास अच्छी इनकम कहाँ से आएगी? यह गरीबी से बाहर कैसे आएंगे? अगर मान लीजिए किसी कारणवश उनको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, यह कर्ज लेंगे और यह कर्ज से कभी बाहर आ ही नहीं पाएंगे। कर्ज में डूबते चले जाएंगे, आएंगे, डूबते चले जाएंगे और डूबते ही चले जाएंगे। बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो विकास कैसे करेंगे ये सब? अगला कारण है सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिलना। जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं, उनका लाभ बिहार के लोगों को हो ही नहीं पाता। सारे पैसे चले जाते हैं घोटालों में, जो बचता है वो बड़े बड़े अधिकारी खा जाते हैं, और जो थोड़ा मोड़ा बच गया वो ज़मींदारों के हाथों में चले जाते हैं। भाई, ज़मींदारों के हाथ में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, पैसे ज़्यादा हैं, उनकी पहुँच थोड़ी ऊपर तक है। आम किसान की पहुँच उतनी ज़्यादा है नहीं, इसलिए उन तक कोई भी फ़ायदा पहुँच नहीं पाता। ज़मींदारों तक थोड़ा मोड़ा फ़ायदा पहुँच जाता है। अगला जो कारण है वो है झारखंड का बिहार से अलग हो जाना। मतलब 1993 में फ्रैंक इक्वलाइजेशन पॉलिसी तो खत्म हो गई। अब बिहार के लोगों को ये उम्मीद बनी कि हाँ, अब हमारे संसाधन यहीं पे रहेंगे, अब यहाँ पे इंडस्ट्री खुलेंगी, यहाँ पे हमको रोजगार मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2002 में झारखंड बिहार से अलग हो गया। जो भी छोटे मोटे उद्योग थे, जैसे टाटा की स्टील इंडस्ट्री, वो सभी चले गए झारखंड में। जो भी थोड़े मोटे रिसोर्सेज थे, जैसे लोहा हो गया, ये सभी चले गए झारखंड के पास। बिहार के पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। अगला कारण है बिजली का न होना। हम सभी जानते हैं कि किसी भी विकास के लिए बिजली कितनी आवश्यक है, मगर बिहार में बिजली की उपलब्धता बहुत ही कम है। बिजली ना होने के कारण जो भी छोटे-मोटे उद्योग हैं, उनका काम अच्छे से नहीं चल पाता। किसान को खेती के लिए बिजली नहीं मिल पाती, सिंचाई नहीं हो पाती, जिससे फसल अच्छी नहीं हो पाती, उससे उनका विकास नहीं हो पाता। भाई, विकास तो तब होगा ना जब इनकम अच्छी होगी। इनकम कहाँ से आएगी? फसल से। जब फसल ही अच्छी नहीं है तो इनकम कहाँ से होगी? अगर इनकम ही नहीं होगा तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? अगला जो कारण है वो है बढ़ती आबादी। बिहार में आबादी बहुत ही अधिक है। अधिक आबादी के कारण आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। बिहार में 2012 में आबादी 10 करोड़ 20 लाख थी, जो 2019 में 12 करोड़ को पार कर गई है। 2001 से 2011 के बीच में देश की जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब 2001 के मुकाबले 2011 में देश की जनसंख्या कितनी बढ़ी? वो थी 17.64%। लेकिन वही बिहार में ये थी 25.07%। बिहार की जनसंख्या घनत्व के मामले में बंगाल को पीछे छोड़कर सबसे आगे निकल गया। बिहार की जनसंख्या घनत्व दर 1102 है, वहीं देश की 382 है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय मात्र 33,629 रुपये है, वहीं देश का 92,665 रुपये है। अगला जो कारण है और मुख्य कारण है वो है बिहार की राजनीति। मतलब बिहार की राजनीति होती है जातिगत राजनीति। मतलब यहाँ पे वोट जो पड़ेगा वो विकास के नाम पर नहीं पड़ेगा, वोट पड़ेगा सिर्फ जाति के नाम पर। भाई, ये हमारी जाति का है, इसको वोट देंगे, भले ये काम करे या ना करे। भले से अगला वाला दूसरी जात का है और वो काम कर रहा है, लेकिन वोट उसको नहीं देंगे। देंगे तो भाई हमारी जाति को देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जाति का है। हमारी जाति का है तो इससे होता क्या है? राजनेता आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। वो जाति के नाम पर आपको भड़काएंगे और खुद ऐश करेंगे। आप दोनों को लड़वा देंगे लेकिन खुद ऐश करेंगे। इसलिए भाई, अगर अपना विकास करना है तो जाति के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर वोट दीजिए। जिस दिन आप विकास के नाम पर वोट देना शुरू कर दिए ना, उस दिन बिहार का विकास सुनिश्चित हो जाएगा। आपका विकास बहुत तेज़ी से होगा और पक्का होगा। बस इस जातिगत राजनीति से आप बाहर तो आइए। अगला जो कारण है वो है बिहार में कोई इंडस्ट्री यानी कोई उद्योग ही नहीं है। है तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में, बहुत ही कम है, बहुत ही छोटी इंडस्ट्री। आप किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को बिहार में नहीं देखेंगे। बिहार के 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पे कोई उद्योग ही नहीं है। अब उनके पास काम है नहीं, कोई इंडस्ट्री है नहीं, तो क्या करेंगे? खेती में करेंगे या फिर कोई दूसरा काम करेंगे? अगर बिहार का विकास करना है तो पहले बिहार में इंडस्ट्री लाइए, जहाँ से लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर रोज़गार मिलेगा तो बाहर नहीं जाएंगे, अपने ही यहाँ काम करेंगे। अगर आप इंडस्ट्री नहीं लाएंगे तो बिहार का विकास बहुत ही मुश्किल है। बिहार का विकास हो ही नहीं सकता। आज जिस देश का विकास हो रहा है बस इंडस्ट्री के बदौलत हो रहा है, और आपके यहाँ इंडस्ट्री ही नहीं है। अगर इंडस्ट्री ही नहीं है तो आपका विकास कैसे होगा? अगला जो कारण है वो है बिहार की कम लिटरेसी रेट यानी शिक्षा दर। बिहार की शिक्षा दर मात्र 70% है, वहीं देश का 77.7% है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2060 में जाकर पूर्ण शिक्षा को हासिल कर पाएगा, यानी 2060 में जाकर भारत का हर व्यक्ति शिक्षित होगा। बिहार में महिलाओं की शिक्षा दर मात्र 53% है। याद रखिए, शिक्षा ही विकास की राह को आगे बढ़ाती है। यहाँ शिक्षा जितनी अधिक होगी, विकास की रफ्तार उतनी ही अधिक होगी और तेज होगी। जो शिक्षित बनने पर जोर देगा
वही बिहार को आगे बढ़ाएगा। इसलिए शिक्षित बनिए, तभी बिहार आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ पाएगा। नहीं बन पाएगा पुराना मगध, नहीं बन पाएगा वो चाणक्य का बिहार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।